गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी एक बार फिर आज हूँ आप सभी को औसत क्लासेस में लेकर के। आज मैं लेकर के आया हूँ मैकेनिक्स की क्लास और ये है हमारी 5वीं क्लास। मैकेनिक्स की ये हमारी 5वीं क्लास है और ये हमारा ऑल ब्रांच फर्स्ट ईयर सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो पिछली क्लास में हमने लास्ट पॉइंट जो पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था संगामी बल असंगामी बल, और ठीक है ये था हमारा पिछला टॉपिक। आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे, पहला रिजल्टेंट फोर्स, दूसरा कंपोजिशन ऑफ फोर्स, थर्ड इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम फोर्स, साम्यावस्था और साम्यावस्था बल, सम्यक बल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले बात करते हैं परिणामी बल की, रिजल्टेंट फोर्स की। किसकी बात करते हैं? तो पहले रिजल्टेंट फोर्स की। रिजल्टेंट फोर्स की, ठीक है, मतलब परिणामी बल की। अब देखो बात क्या होती है परिणामी बल की। अगर बात करें, यदि हम मान लें कि किसी भी परिणामी, मान से समझ लग रहा है कुछ भी हम करें, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट निकल कर आए वही होता है हमारा परिणामी, मतलब परिणाम वही होता है, ठीक है। रिजल्ट क्या मिला, वही हो गया हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। अगर फोर्स की बात है तो रिजल्टेंट, ठीक है। तो बात क्या करें, जैसे अब बहुत सारी चीज हमने कोई क्रिया गई, अब हम बात करें किसी बॉडी पे, तो किसी बॉडी पर यदि हम कई सारे बल लगा दें और सारे बल उस पर वर्क कर रहे हैं, तो उन सभी के बलों का जो प्रभाव होगा उनके योग के बराबर, ठीक है, जो एक नया फोर्स मिलेगा, नया बल मिलेगा, उसी को हम परिणामी बल कहते हैं। जैसे, ठीक है, पिछली क्लास में हमने बताया था आने वाले मतलब अंदर की ओर आने वाले बल जो होते हैं वो हम प्लस देते हैं, ठीक है, और बाहर की ओर जाने वाले बल जो होते हैं फोर्स, वो हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम मान ले ये एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है, बॉडी की बात करें, हमने एक फोर्स इस पे इधर लगा दिया, एक फोर्स इधर लगा दिया, एक फोर्स इधर लगा दिया, एक फोर्स इधर लगा लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 60 न्यूटन और 80 न्यूटन। अब हम बात करें कि इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो हम देखें पहले ये देखो बाहर की तरफ जा रहा, ये भी बाहर, रुक जाओ एक मिनट, सॉरी, ठीक है, हाँ ये बना है अंदर, तो ये अंदर की ओर, ठीक है, ये इधर कर दो और 20 वाला इधर कर दो, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अंदर की ओर, ये क्या है, अंदर की ओर। तो पहले आने वाले बल तो क्या हो गया, प्लस का 20 न्यूटन, ठीक है, फिर प्लस 40 न्यूटन। अब ये क्या है, बाहर जा रहा तो माइनस 60 न्यूटन, ये क्या है, माइनस 80 न्यूटन। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल बस समझ लेना। अब इसका रिजल्टेंट देखें तो क्या निकल रहा है, 40 60, ठीक, और 60 80, या ऐसा कर लें, अगर इन दोनों की क्रिया रेखा एक ही है तो कितना हो गया, 6 8 120, ठीक है, तो माइनस का हो गया 120 टोटल, वो आएगा वही, ठीक है, और ये कितना हो गया 60 20 80, प्लस का 80, तो 80 माइनस 120 मतलब माइनस का 40, वो माइनस वाला 40 किस दिशा में था, बाहर वाला इसी दिशा में। तो एक फोर्स हमें मिला अब जो किस दिशा में वर्क कर रहा है, इस दिशा में, और क्या लास्ट 40 न्यूटन। तो मतलब जो बॉडी है हमारी इस तरफ एटलीस्ट 40 न्यूटन बल के से जो प्रभाव होगा वो वर्क कर रहा है। तो यही जो हमारा रिजल्ट आ गया, यही होता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। तो यदि किसी बॉडी पर एक से अधिक फोर्स या बल कार्य कर रहे हों तो उन सभी फोर्स के योग के बराबर एक बल होता है, एक बल आता है योग के बराबर या जो भी होता है, ठीक है, उसे हम परिणामी बल कहते हैं। अब देखो जैसे इसी आप अंदर बाहर छोड़ दो, जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 और सारे बल ये जो है 10 10 के हैं, ठीक है। अब कहते परिणामी फोर्स क्या होगा, तो इसका 10 20 30 40 50 60 न्यूटन का जो है वो लग तो रहा टोटल 60 न्यूटन इस पे, तो इसका जो 60 न्यूटन का परिणामी फोर्स है वो अंदर की तरफ संपीड़न कर रहा है। अब फिर देखो उसका तोड़ने का रूल अलग होता है, पहले ये दो हो गए, इन दोनों को 10 10, ये नेगेटिव। अब देखना
ये 10-10, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, दोनों विपरीत दिशा में है, ये इधर लग रहा है, ये इधर, ध्यान देना अभी, ठीक है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, क्रिया रेखाएं सेम है, ठीक, तो एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाला इधर लग रहा है, इसी क्रिया रेखा में ये इधर लग रहा है, ये इसको रिजेक्ट कर रहा है, ये अगर इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, सभी ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब क्या है, बॉडी हमारी जहां पे है वहीं पे रहेगी, ठीक है। तो हो क्या, परिणामी जो निकलेगा 0 न्यूटन, मतलब बल हमारा जो है उस पे कोई फोर्स तो लग रहा है लगभग 60 न्यूटन का टोटल, लेकिन जो उसका परिणामी है वो 0, कोई असर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है, उनके योग के बराबर एक बल होता है, जिसे परिणामी बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब अब इसका मतलब ये होता है परिणामी बल का, यदि हम सभी फोर्स को हटा दें और केवल उसी फोर्स को लगा दें जो परिणामी हमारा निकल रहा, तो वही प्रभाव डालेगा जो हमारा सारे फोर्स मिलकर डाल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट बात होती है, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं अगर तो इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इसको हिंदी में बोलते हैं साम्यावस्था, ठीक है। पहले बात करते हैं साम्यावस्था की क्या होती है। देखो साम्यावस्था की बात करें तो यदि किसी भी बॉडी पर कई सारे बल लग रहे हो, इस प्रकार लगे कि उनका जो परिणामी हो वो 0 आए, कई सारे फोर्स अगर किसी बॉडी पर इस प्रकार कार्य करें कि उनका जो रिजल्टेंट फोर्स हो या परिणामी बल हो वो 0 आए, तो इस प्रकार के बल निकाय को, इस प्रकार के पिंड को या पिंड पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो, सारे बल निरस्त हो जाएं, कैंसिल हो जाएं एक दूसरे से, तो ऐसे एक बॉडी को इक्विलिब्रियम या बल निकाय को उसकी साम्यावस्था, सम्यक बल कहते हैं। जैसे अगर मान ले, देखो लिखा है जब किसी पिंड पर, हाँ और एक चीज और, साम्यावस्था में पिंड तभी होगा जब 2 या 2 से अधिक बल लग रहे होंगे। अगर कभी भी अगर किसी बॉडी पे ओनली 1 फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। क्यों? देखो मान लिया हमने एक फोर्स लगा दिया इधर 10 न्यूटन का, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा, गोल है तो ये हो सकता है इधर की तरफ बॉडी स्टार्ट लड़कना शुरू कर दे, लेकिन अगर इसमें हम इसी तरफ 10 न्यूटन का और फोर्स लगा दें, ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों ने एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर दिया। यदि किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लग रहे हों कि बॉडी पर उनका प्रभाव शून्य हो जाए, मतलब 10 इधर ये हो गया, 10 इधर ये हो गया, दोनों एक दूसरे को खींच रहे तो हो गए कैंसिल, ठीक है। तो यदि उनका प्रभाव, जब 2 बल एक दूसरे विपरीत होते हैं तो उनका प्रभाव माइनस हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो गया, उनका प्रभाव शून्य हो जाए, तो ऐसी बॉडी को हम साम्यावस्था में कहते हैं। अब साम्यावस्था 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनामिक, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या, देखो साम्यावस्था मतलब फोर्स का कोई भी असर नहीं पड़ा, पिंड जैसा है हमारी बॉडी वैसी ही बनी रहे, अपनी अवस्था में चेंजमेंट नहीं कर रही है, तो ऐसे को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब अगर बात करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो यदि कोई वस्तु हमारी, कोई भी बॉडी जो है वो अगर किस स्थितिज अवस्था में है, उसकी जो मतलब कोई इसमें गति नहीं है, कोई भी उसकी मूवमेंट नहीं हो रहा उसमें, उसके अंदर कोई, और उस पे हम फोर्स लगाएं और उन फोर्स का प्रभाव 0 हो, बॉडी अपनी स्टैटिक अवस्था में ही बनी रहे, तो ऐसे एक साम्यावस्था या ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। अगर बात करें डायनामिक, यदि कोई किसी समान वेग से चल रही हो और उस पर कई बल लगा दिए जाएं या कई बल युग्म, ठीक है, लगा दी जाए उस एक साथ उस बॉडी पर, और उन बलों के प्रभाव से, उन बलों का प्रभाव ऐसा हो कि उस बॉडी की जो मूवमेंट है या जो उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड में कोई चेंजमेंट ना हो, तो ऐसे पिंड की इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के नाम से या गतिक साम्यावस्था के नाम से जाना जाता है। स्थितिज साम्यावस्था, ठीक है, ये हो गए गतिज साम्यावस्था, ठीक है, ये हो गई हमारी साम्यावस्था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम फोर्स की। इक्विलिब्रियम
फोर्स सम्यक, ठीक है। सम्यक बल बात करें तो अगर किसी बॉडी पे, ठीक है, अगर किसी बॉडी पर कोई बल ऐसा लग रहा, कोई फोर्स इस प्रकार कार्य करे कि वो लगने वाले बलों के प्रभावों को निरस्त कर दे, या कोई बल ऐसा लगे कि उसके परिणामी जो लग रहे हैं बल उनके परिणामी के बराबर और विपरीत दिशा में हो, तो ऐसे बल को इक्विलिब्रियम फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक बार फिर समझिए, मान लो किसी, ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक ये और एक ये, और दोनों इसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो इनका परिणामी अगर दोनों बराबर हैं तो कहीं यहाँ सेंटर से बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा, तो इनका परिणामी निकलेगा, जो रिजल्टेंट होगा वो आर होगा, ठीक है। किस दिशा में आएगा, जब इधर से ये खींचेगा तो ये इधर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, तो इन दोनों फोर्स के परिणामी के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक ऐसा फोर्स आ जाए जो इन दोनों के प्रभावों को निरस्त कर दे, ठीक है, या कैंसिल कर दे, तो ऐसे फोर्स को हम इक्विलिब्रियम फोर्स, सम्यक बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात मैंने बोली थी, कोई भी अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब उसमें दो या दो से अधिक बल लग रहे होंगे। अगर एक बल किसी भी बॉडी पे लगा दिया जाएगा, किसी भी बॉडी पर अगर एक बल लगाया जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसका रिजल्टेंट उसी दिशा में होगा जिस दिशा में वो बल लग रहा होगा, तो बॉडी उसी की ओर चलना स्टार्ट करेगी। जब दो बल होंगे तो उनका रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट के विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में। जब हम कोई अपने आप एक तीसरा फोर्स लगा देंगे उसी रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका जो प्रभाव होगा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो जिससे बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में मान ली जाएगी, ठीक है। इसके तो पहली पॉइंट तो ये हो गई। दूसरी बात अगर करें तो, और बल जब लगाएंगे तो सबसे बड़ी पॉइंट यही है कि जब किसी बॉडी पर दो या दो से अधिक बल कार्य करेंगे, बॉडी तभी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर एक बल कार्य करेगा या वर्क करेगा एक फोर्स, तो बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, बलों के लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। फोर्स बलों है तो फोर्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, अगर इस टॉपिक पे अगर हम बात करें तो इसके अंतर, एक मिनट, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जब हम किसी बॉडी पर दो बल इस प्रकार लगाएं कि दोनों किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो एक ही कोण से निकली हुई भुजाओं द्वारा व्यक्त किए जाएं। क्या बोला है, देखो बताते हैं डायग्राम से। बोला है यदि हम किसी बॉडी पर दो संगामी बल, क्या, दो संगामी, ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट से दोनों निकल रहे हो, किस दिशा में, दो समांतर चतुर्भुज के किसी कोण के, दो समांतर चतुर्भुज के किसी कोण से निकल रहे हो, तो पहला हमने मान लिया ये Q है और ये मान लिया P है। तो दो बल यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं, मतलब दो पास वाली भुजाओं कि किसी कोण की आसन्न भुजाओं से दो बल निकल रहे हो, तो उनका जो परिणामी होगा वो अगर इसको हम समांतर चतुर्भुज का रूप दें, ठीक है, ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, ठीक है। ठीक है, O A B C।
तो इसका इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो उस समांतर चतुर्भुज की पैरेललोग्राम के विकर्ण के दिशा में और बराबर, इसी दिशा और मान में इसके विकर्ण के बराबर होगा। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम के विकर्ण के मान और दिशा में समान होगा। ठीक है, अब जैसे बोल दिया जाए, मान लो एक ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, तो हमने मान लिया यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये दोनों सेम है, ये मान लो कोण थीटा है। तो इनका जो परिणामी रिजल्टेंट होगा वो इसके जो विकर्ण होगा, मान जिस दिशा में होता है उसी दिशा में, डायरेक्शन भी फोर्स की वही होगी, और जो रिजल्ट मान होगा वो बराबर होगा इस विकर्ण के। ठीक है, यही बोला गया है। तो अब अगर हम इसको स्टार्ट करें तो हम मानते हैं कि हम समांतर चतुर्भुज OACB में भुजा POB और OA दो फोर्स P व Q के द्वारा निरूपित करी जाती है। ठीक है, और इसका जो विकर्ण है वो AOC, इसका वैल्यू जो फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो R मानकर चलते हैं। ठीक है, तो अब अगर भुजा OA को और आगे बढ़ाएं और OC को उसके लंब रूप में डाल दें। ठीक है, लंब रूप में डाल दें, और ये कोण थीटा है, लंब रूप में डाल दें। तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज OC और D, इसको अगर हम D मान लें तो हम बात करते हैं त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD। अब ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो OCD में बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अगर अपनी भाषा में बात करें, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इधर जब बात करते हैं तो OC ये था। ठीक है, अगर हम OD की जगह अगर OA प्लस AD अगर हम OD की जगह लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो पूरा इसी के बराबर है। तो हम लिख देते हैं OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA प्लस AD। ठीक है, प्लस CD स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर बोल देते हैं, तो हो जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD। ठीक है, OA इंटू AD प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, अब हम तो समांतर चतुर्भुज जो पैरेललोग्राम होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो OB क्या हो जाएगा? OB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AC क्या? P, क्योंकि P के बराबर, इस पर P लग रहा है तो P के बराबर हो जाएगी। और ये OA इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज के रूल के अनुसार होगा। अब अगर हम बात करें कोण की, इस वाले एंगल की, ठीक है, तो यदि किसी भी एक सीधी रेखा है जो हॉरिजॉन्टल पे है, इस पे अगर हम कई समांतर रेखाएं खींचते जाएं तो जो ये कोण बनते हैं इनको बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो ये सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चूंकि एकांतर कोण है तो हम लिख सकते हैं कोण BOA इज इक्वल टू कोण CAD। कैसे है? एकांतर कोण। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में अगर हम बात करें पहले बड़े वाले में OCD में, त्रिभुज OCD में, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। त्रिभुज OCD में बात करें अगर हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा
ठीक है, तो ये नहीं, इसमें लेते हैं त्रिभुज OCD में cos थीटा इज इक्वल टू, OCD में cos थीटा होता है आधार, ये हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, हाँ त्रिभुज त्रिभुज CAD में cos थीटा इज इक्वल टू आधार हो गया बेस CD, तो हो गया CD अपॉन OC, ठीक है, हो गया ये CD अपॉन OC। अगर हम इसकी वैल्यू रखें CD की, ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन CAD में तो Q ये हमारी इसके बराबर थी P इसके, तो P अपॉन क्या हुआ CA, ठीक है, P अपॉन CA। अब हम यहां से CA की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो CA इज इक्वल टू P अपॉन cos थीटा। त्रिभुज CAD में cos थीटा इज इक्वल टू बेस AD होता है, बेस AD अपॉन ये P, ठीक है, तो हो गया AD इज इक्वल टू P cos थीटा, ये हो गया हमारी AD की वैल्यू, ठीक है, AD की वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करें अगर ट्रायंगल OCD में, ठीक है, तो अब इसमें ले ले sin थीटा इज इक्वल टू OD sin थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन OC, ठीक है, CD अपॉन OC। अगर यहां से हम निकालें CD की वैल्यू, तो CD की वैल्यू हो जाएगी C और D की वैल्यू, CD की वैल्यू हो जाएगी sin थीटा R, ठीक है, sin थीटा R, ये हमारा है P के बराबर, ठीक है, ये है Q के बराबर। अगर पहले हमने त्रिभुज में बात किया, अब देखो यहां से बढ़ो, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में बात करें, ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें कि पहले देखो ये है दोनों एकांतर कोण, कौन सा हमारा BOA, ये हो गया टोटल थीटा, ठीक है, और CAD इज इक्वल टू थीटा। हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो हुआ क्या, sin थीटा इज इक्वल टू लंब, ये हुआ सामने वाला, तो ये क्या हमारा CD अपॉन कर्ण, क्या हो गया AC, ठीक है। तो अगर हम यहां से निकालें CD की वैल्यू, तो हो गया AC sin थीटा। AC जो है हमारा वो है इसके P के बराबर, तो हम लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू P sin थीटा, ठीक है। ठीक है, अब अगर इसी में हम बात करें, इसी ट्रायंगल में बात करें cos थीटा इज इक्वल टू, तो हो जाएगा AD अपॉन AC, ठीक है, तो हमें AC पता है, AD की वैल्यू हमें निकालनी है, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा AC cos थीटा, ठीक है, AC cos थीटा। AC हमने देखा जो हमारा इक्वल है वो किसके बराबर है, AD को CD cos थीटा, CD हो गया CD sin थीटा इज इक्वल टू CD जो है वो Q, ठीक है, CD की वैल्यू Q के बराबर है।
तो सी डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमें निकालनी है इसकी ए डी की। तो ए डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। तो सी डी की वैल्यू जो है, ए सी की वैल्यू है वो हमारी है पी साइन थीटा, ठीक है, पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा। कहीं गड़बड़ हो रहा है। ये है पी के ऊपर, ये है क्यू के ऊपर। ठीक है, ठीक है, यहीं पे अगर हम P और V की वैल्यू ए सी साइन थीटा, ठीक है, सी डी इक्वल टू ए सी साइन थीटा, इधर निकाले ए डी की तो ए सी कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू ए डी और सी डी की वैल्यू उठा के हम पुट करते हैं वैल्यू फर्स्ट में, ठीक है। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए। देखो ओ ए की वैल्यू क्या है, क्यू, चलो पहले ऐसे लिख देते हैं, ओ ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू हमने यहां से निकाली है ए सी कॉस थीटा, ए सी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं प्लस 2 ओ ए, ठीक है, इंटू ए डी। तो ए डी की वैल्यू जो निकली है वो है ए सी कॉस थीटा, ए सी कॉस थीटा, प्लस सी डी की वैल्यू निकली है ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर वाले को साफ कर देते हैं, ठीक है। एक बार और बताएंगे, अभी इसको हम परेशान मत होना, बीच में हम यहीं पे वैल्यू रख रहे थे इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। अब हम इसको ऊपर ले जाएं तो OC की वैल्यू अगर हम देखें, OC तो किसके बराबर है, R रिजल्टेंट के इक्वल टू। तो हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू, मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, R स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, OA की वैल्यू है हमारी Q के बराबर, हो गया Q का स्क्वायर, ठीक, प्लस AC की वैल्यू अगर हम देखें A और C तो है P के, और AC तो स्क्वायर हो जाएगा, तो P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस अगर हम बात करें प्लस की तो यहां आगे लिख रहे हैं 2 OA की वैल्यू OA Q, AC की वैल्यू AC साइन P, ठीक है, और इनटू cos थीटा, प्लस अगर इसके AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, AC की वैल्यू P और स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हम यहां इसको एक जगह कर लें तो हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, पहले इसको लिख दे रहा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अब ये P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, पहले P फिर Q फिर कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम इन दोनों से P स्क्वायर कर ले कॉमन, ठीक है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कर लिया कॉमन तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर, ये पहले लिख दिया, इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये वैल्यू है रिजल्टेंट की। अगर हम किसी भी समांतर चतुर्भुज को सॉल्व करें तो उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो दोनों बलों के स्क्वायर का योग प्लस 2PQ और बीच के कोण के cos थीटा के बराबर होती है। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है क्योंकि, ठीक है, थोड़ा बीच में क्योंकि गड़बड़ हो गया है, आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आया हो क्योंकि हम इसी जगह वैल्यू रख रहे थे तो वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसी टॉपिक को दोबारा एक बार समझा देते हैं। इसमें कहा क्या गया है, सबसे पहले वो समझते हैं, यदि किन्हीं दो बलों को समांतर चतुर्भुज की दो
एक ही पॉइंट से निकली रेखाओं मतलब संगामी बिंदु से निकली रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी जो रिजल्टेंट होगा वो उस समांतर चतुर्भुज के मान व दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होगा। तो मान लिया ये एक है हमारे पास समांतर चतुर्भुज, ठीक है, इसको हमने नाम दिया ओ ए बी और सी, ठीक है। तो हमने मान लिया दो संगामी पॉइंट एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो हमें सबसे सुविधाजनक यही लग रहा था। तो हमने मान लिया ये कोण जो था हमारा थीटा था, ठीक है। तो हमने मान लिया एक बल ये P लग रहा है, दूसरा बल ये हमारा Q लग रहा है, ठीक है। तो अब इनका दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर मान व दिशा में विकर्ण के बराबर होगा। ठीक, ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने किया क्या, भुजा OA को आगे बढ़ाया, ठीक है, तथा AC पॉइंट C से इस भुजा पर एक लंब डाल दिया, ठीक है। तो ये जो कोण हो गया ये तो हो गया 90 डिग्री और इस पॉइंट को नाम दे दिया D का, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ध्यान देने योग्य बात ये थी, इन्होंने कहा जो कोण BOA है, जो कोण BOA है, ठीक है, वो बराबर है कोण CAD के, मतलब ये भी थीटा है, इन्होंने ये कह दिया CAD के। क्यों बराबर है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया ये दोनों कोण एकांतर कोण है। कैसे हैं, एकांतर, या आप अगर चेक करना चाहें तो किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे सीधी रेखा पे, सीधी होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी एक सीधी रेखा पर अगर उसके समांतर रेखाएं खींचते जाएं तो उन रेखाओं के द्वारा बने हुए कोण आपस में समान होंगे। इन कोणों को हम एकांतर कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने कह दिया पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा, अब हम बात करते हैं, इन्होंने कहा कि त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD में क्या बात किया, ये कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज OCD एक समांतर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, में हमने बात की। समकोण त्रिभुज की वैल्यू होती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया रिजल्टेंट जो इसका r से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो विकर्ण की r के बराबर है, ठीक है, इस भुजा की वैल्यू P के बराबर है, इस भुजा की वैल्यू Q के बराबर। समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाएं सेम होती है, तो ये भी हो जाएगा P के बराबर, ये हो जाएगा Q के बराबर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो त्रिभुज में बात करें तो हम बात करते हैं कर्ण स्क्वायर, तो इसका कर्ण हो गया ये, ठीक है। तो लिखते हैं OC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अगर OD की वैल्यू लिखे तो हम OD को लिख सकते हैं OA प्लस AD, तो हमने लिख दिया वही इसमें OC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस OA प्लस AD का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां लिख दो आगे, चूंकि OD बराबर AD प्लस OA, ठीक है, इसलिए ये हो गया, ठीक है, ठीक है, चूंकि ये आ रहा था, ठीक है, OD से। अब बात करते हैं इसमें, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आ जाएगा OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD, ठीक है। तो ये एक चीज और ध्यान देना, इन्होंने ये जो ब्रैकेट हमने लगाए हैं वो आप जरूर लगाना, क्योंकि अगर आप ऐसे लिख दोगे A इंटू डी का स्क्वायर तो लोग पढ़ देंगे A इंटू डी का स्क्वायर है, ठीक है, जबकि है पूरे एक पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक इन्होंने कर लिया, इसको मान लिया इन्होंने इक्वेशन फर्स्ट। फिर उन्होंने क्या कह दिया कि अब हम बात करते हैं छोटे वाले त्रिभुज CAD में, ये भी समांतर है CAD में, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये भी है, ठीक है। CAD में क्या कह दिया इन्होंने, पहले कहा हम लेते हैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, हम इसमें लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल होता है लंब बटा आधार, तो इस कोण के सामने की भुजा होती है लंब, ठीक है, और 90 डिग्री कोण के सामने होती है कर्ण, और जो दोनों को छोड़ के तीसरी बची वो होती है आधार। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा वैल्यू होती है लंब, तो लंब इसमें है CD बटे कर्ण, तो अपॉन कर्ण, तो इस CA, तो लंब हमारा क्या है CD अपॉन क्या है
कर्ण AC, ठीक है। तो हमें निकालना है, देखो CA की वैल्यू तो हमें पता है, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, CD की। तो CD की वैल्यू निकालना, तो हम यहाँ CD निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू, ये इसमें आ जाएगा AC साइन AC इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये निकल आई हमारी CD की वैल्यू, ठीक। अब अगर हम बात करें इसी त्रिभुज में cos थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा होता है क्या, आधार, तो AD हमारा आधार है, आधार अपॉन कर्ण, कर्ण हमारा AC ही है, ठीक है। हमें यहाँ AD की वैल्यू नहीं पता, AD की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने या AD इज इक्वल टू AC इधर आया इंटू हो गया किसके साथ, cos थीटा। अब हमने क्या किया, CD और AD की वैल्यू, CD और AD की वैल्यू उठा करके रख दी इक्वेशन फर्स्ट में। तो अगर हम यही सॉल्व कर लें इसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो OC स्क्वायर इज इक्वल टू CD की वैल्यू AC साइन थीटा, AC साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यही हम तोड़, ठीक है, अगर इसको हम यही तोड़ दें तो इस तोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे AC स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस फिर क्या है OA, तो OA की वैल्यू लिख दो पहले अभी, OA स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है AD, प्लस क्या है AD, तो AD की वैल्यू हमने निकाली क्या, AC cos थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा, प्लस फिर क्या है 2 OA इंटू AD, AD की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से AC cos थीटा, AC cos थीटा, ठीक, ये हमारी वैल्यू निकली है इसकी, AC cos थीटा, ठीक है, AC cos थीटा। अब इसमें वैल्यू OA की वैल्यू हमने मानी किसके बराबर, R के बराबर, तो हो गया R स्क्वायर, ठीक है। AC A और C किसके बराबर, P के, तो स्क्वायर है तो P स्क्वायर हो गया, फिर आगे लगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस OA, OA हमारा किसके बराबर है, Q के बराबर, तो स्क्वायर है Q स्क्वायर हो गया, प्लस AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर ये किसके बराबर, P स्क्वायर के, ठीक है। AC की वैल्यू, एक मिनट रुकना, हाँ कहा थे, OA, इसमें लगा क्या है, cos स्क्वायर थीटा, तो P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस की बात करें तो क्या है 2, इसी में आगे प्लस है, ठीक है, 2 OA की वैल्यू, OA की वैल्यू Q, ठीक है, और AC की वैल्यू P इंटू cos थीटा। अब हम इनको सबको देखो, इन दोनों को P स्क्वायर वालों को दोनों को एक साथ कर लें, तो हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, ठीक है, जब साथ किया तो P स्क्वायर हमने कर लिया कॉमन, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से कर लें Q स्क्वायर, ठीक, ये बचा, प्लस 2PQ cos थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये होता है समांतर चतुर्भुज का गणितीय मैथमेटिकली रूप, ठीक है। इस पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा टॉपिक और है कि कंडीशन क्या क्या हो जाती है जब cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, तो इसकी वैल्यू, यहाँ पे हम कंडीशन आगे देख लेते हैं, ठीक है, कब R मैक्सिमम होगा, कब R मिनिमम होगा। अगर कंडीशन की मान लेके चलें कि R, अगर हम मान ले थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले 0, थीटा की वैल्यू अगर 0 मतलब P जिस दिशा में लग रहा हो यहीं पे और यहीं पे Q लग जाए, दोनों एक ही दिशा में लग जाएं, ठीक है, तो थीटा हो जाएगा 0, तो cos 0 की 1 वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे अगर हम 1 रख देंगे तो PQ, तो बचेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, इसकी वैल्यू होगी 1, तो ये क्या है P प्लस Q का होल स्क्वायर,
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, इसका मैथमेटिकली रूप ये है। अगर देखो एचओ यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है, आर स्क्वायर की नहीं, तो आर की वैल्यू क्या निकालेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट लगा देंगे पी स्क्वायर, तो आर यहाँ से हटा के अंडर रूट पूरे लगा दो, ठीक है, बस आर की वैल्यू जो, ठीक है। अब ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 0। अगर हम थीटा इज इक्वल टू क्या बात कर ले 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ अगर हम 0 रखेंगे तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब थीटा 0 होगा। अब 180 पे देख लेते हैं, वरना आपको सर ने गलत बता दिया, ठीक है। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा 180 पे cos का मान होता है -1, ठीक है। तो अगर हम -1 अगर यहाँ रखेंगे, -1 यहाँ पे रख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा चेंज, देख लो अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180, इसकी वैल्यू हमने रख दी क्या -1, तो -1 ये यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा -2pq। अब ये देखो ये -2pq हो गया, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p माइनस क्यू, मतलब इससे प्रूफ होता है परिणामी की वैल्यू जब थीटा 0 होगा तभी अधिक होगी, ठीक है। अब अगर बात करें, ये तीनों कंडीशन हमारे पास हो गई। बस आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अगर नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट करें, मैं कल से फिर इस टॉपिक को समझा दूंगा, क्योंकि पहले जब समझा रहे थोड़ी यहाँ पे त्रिभुज लेने में प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें रिलेटिव्स को, हमारी आपकी मेहनत सफल आ रही है। हो सकता है आज हमारे 150 सब्सक्राइबर हो जाए, क्योंकि अभी जब मैंने चेक किया था तो 149 सब्सक्राइबर थे अपने, तो हो सकता है 150 तक आज रात तक हम लोग पहुंच जाएं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।